हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको कोई भी एक लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर परफेक्ट आता है तो आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजन जैसी कंपनी में जॉब ले सकते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियां डेटा स्ट्रक्चर डेवलपर को ज़्यादा प्रेफर करती है। इंडिया में डेटा स्ट्रक्चर डेवलपर की एवरेज सैलरी 8,50,000 के अराउंड है। तो डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा क्या खास है और डेटा स्ट्रक्चर आपको क्यों सीखना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर से आपको क्या फायदा है। तो डेटा स्ट्रक्चर सीखने से पहले कौन कौन से मेन पॉइंट है जो आपको समझने पड़ेंगे वो हम समझते हैं। तो पहले डेटा स्ट्रक्चर क्या है वो समझ लेते हैं। तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर, मैनेज एंड ऑर्गेनाइज योर डेटा इन एफिशिएंट वे। तो ये तो एक डेफिनेशन होगी, तो इसका मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर आपको एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करता है, ऐसा वे प्रोवाइड करता है जिससे कि आप एफिशिएंट वे से अपना डेटा स्टोर, मैनेज, अपडेट, ऑर्गेनाइज कर सके। तो ये एफिशिएंट वे क्या है वो समझ लेते हैं। तो एफिशिएंट दो चीज़ों पर डिपेंड है, एक तो है टाइम और दूसरा स्पेस। तो आपका कोड एफिशिएंट है या नहीं है कैसे पता चलेगा? टाइम और स्पेस से। तो कैसे वो समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक एरे है जिसमें आपने वैल्यू स्टोर की है 3, 4, 2, 1। इसको सॉर्ट करके आपको ऐसा एरे चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके आपको ऐसा आउटपुट चाहिए। तो इस एरे को सॉर्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे डिफरेंट वेज होंगे, जैसे कि आप फॉर लूप यूज कर सकते हैं, वाइल लूप यूज कर सकते हैं, गो टू स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, कोई एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड में से एफिशिएंट वे हम किसे कहेंगे वो हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 4 अलग अलग मेथड से आपने अपना कोड डेवलप किया है। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड एंड फोर्थ। तो मान लीजिए फर्स्ट मेथड से आपको जो आउटपुट मिलता है वो 5 मिलीसेकंड में आउटपुट मिलता है। ये कोड एग्जीक्यूट होने में 5 मिलीसेकंड लगते हैं। सेकंड मेथड को एग्जीक्यूट होने में 3 मिलीसेकंड लगते हैं। थर्ड को 6 और फोर्थ को 10 मिलीसेकंड लगते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफिशिएंट वे कौन सा है, सबसे कम टाइम कौन सा ले रहा है। तो सेकंड मेथड सिर्फ 3 मिलीसेकंड में आपको आउटपुट कन्वर्ट करके दे देगा, यानी कि सबसे फास्ट कौन है? सेकंड मेथड। तो यहाँ पे आपका कितना टाइम बचा एज कंपेयर टू फर्स्ट मेथड? आपका 2 मिलीसेकंड का टाइम बचा, कंपेयर टू थर्ड 3 मिलीसेकंड का टाइम बचा। तो यहाँ पे सबसे फास्ट कौन आउटपुट दे रहा है? सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड टाइम एफिशिएंट है, यानी कि सेकंड मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि कोड एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है। तो फर्स्ट मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? 5 मिलीसेकंड, सेकंड की 3 मिलीसेकंड, थर्ड की 6 मिलीसेकंड। सबसे कम टाइम में सेकंड मेथड में प्रोवाइड करता है, यानी कि ये टाइम एफिशिएंट है। मान लीजिए अगर आप कोई एक स्कूल में पढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपका स्कूल है और यहाँ पे आपका घर है। तो आप अपने घर जैसे कि बहुत सारे रास्तों से जा सकते हैं। अगर आप ये रास्ता चुनते हैं तो आप 1 घंटे में पहुंचते हैं। अगर ये रास्ता चुनते हैं तो आप 30 मिनट्स में पहुंच जाते हैं घर पे। और अगर ये रास्ता चुनते हैं तो आपको 2 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे टाइम एफिशिएंट कौन सा है? एफिशिएंट वे कौन सा है? 30 मिनट वाला, क्योंकि यहाँ पे आप जल्दी से अपने घर पहुंच जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे टाइम एफिशिएंट कौन सा है? ये सेकंड मेथड, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में आपको आउटपुट दे देता है। तो अब हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये क्या होता है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं, आपको एक एरे इनपुट देना है और उसको सॉर्ट करके आउटपुट देना है। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके आपको आउटपुट चाहिए। तो आप अलग अलग मेथड से, कोई भी मेथड से आप एक प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप फर्स्ट मेथड में 4 वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, सेकंड मेथड में 3 वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, थर्ड मेथड में 5 वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं और लास्ट वाली में 10 वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये वेरिएबल्स इंटीजर है, तो यानी कि फर्स्ट मेथड है वो 4 इंटीजर यूज कर रहा है। तो यहाँ पे मैं मेमोरी बना लेता हूँ। तो जो फर्स्ट मेथड है वो 4 वेरिएबल्स यूज करता है। तो जैसा कि आपको पता है एक इंटीजर वेरिएबल 4 बाइट्स की जगह रोक लेता है। तो यहाँ पे 4 बाइट्स इसके, 4 बाइट्स इसके, 4 इसके और 4 इसके, यानी कि टोटल 16 बाइट्स। तो ये जो फर्स्ट मेथड है वो 16 बाइट्स की जगह रोक लेता है, यानी कि ये फर्स्ट मेथड वाला जो कोड है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए 16 बाइट मेमोरी की जरूरत है। वैसे ही दूसरी मेथड 3 वेरिएबल्स यूज करती है, यानी कि 3 × 4 12 बाइट्स। तीसरी मेथड 5 इंटीजर यूज करती है, यानी कि 5 × 4 20 बाइट्स और लास्ट वाली 40 बाइट्स। तो यहाँ पे सबसे कम कौन यूज कर रहा है? 12 बाइट्स, यानी कि सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड सबसे कम वेरिएबल यूज कर रहा है, सबसे कम मेमोरी यूज करता है और आपको आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ पे स्पेस एफिशिएंट कौन सा हुआ? ये सेकंड मेथड। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। जो मेथड सबसे कम टाइम में जल्दी से आपको आउटपुट दे दे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम है, और जो मेथड सबसे कम मेमोरी यूज करके, सबसे कम स्पेस यूज करके आपको आउटपुट दे दे उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम है। तो यहाँ पे जो सेकंड मेथड है वो सिर्फ 12 बाइट्स की मेमोरी लेती है और आपको आउटपुट देता है, तो इसीलिए यह स्पेस एफिशिएंट है।
तो अब हम समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए आपको बेसिक कौन कौन से फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर सीखने से पहले आपको एरे, स्ट्रक्चर और पॉइंटर का फंडा क्लियर होना चाहिए कि एरे क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और पॉइंटर क्या है। तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन आना जरूरी नहीं, आपको इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं ये सब पॉइंट आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि इसका क्या रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है, इसकी जरूरत हमें क्या है। ऐसा नहीं है कि एरे है तो एरे इज ए ग्रुप ऑफ सेम डेटा टाइप्स, ये ऐसी डेफिनेशन बता के मैं स्किप कर दूं। तो मैं आपको हर एक का रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताऊंगा कि इसको हमें क्यों यूज करना चाहिए, ये हमें कहां पे यूजफुल होगा। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना है तो उसके लिए बेस्ट लैंग्वेज है C एंड C++, क्योंकि इस लैंग्वेज में इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि आपको लिस्ट, टपल, सेट जैसे कोई डेटा स्ट्रक्चर आपको इनबिल्ट नहीं मिलते, आपको खुद से बनाना पड़ता है पॉइंटर की मदद से, स्ट्रक्चर की मदद से और एरे की मदद से, जिससे कि आप ज्यादा सीख सकते हैं। अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज जैसे कि जावा है, पाइथन है, ये चूज करते हैं तो इसमें डेटा स्ट्रक्चर इनबिल्ट मिल जाता है, यानी कि आपको डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको रेडीमेड मिल रहा है, वो सिर्फ आपको यूज करना है। तो इसीलिए अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप C और C++ के साथ सीखिए, क्योंकि इसमें इनबिल्ट कोई फंक्शन नहीं मिलता, आपको खुद से बनाना पड़ता है, जिससे कि आप ज्यादा सीख पाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एरे से। तो चलिए एक प्रोग्राम समझते हैं। यहाँ पे जैसा मैंने आउटपुट लिखा है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं यूजर को मैसेज दिखाऊंगा, एंटर मार्क, यूजर इनपुट करेगा कुछ वैल्यू, फिर मैं यूजर को आउटपुट दिखा दूंगा, योर मार्क इज, जो भी यूजर ने इनपुट दिया वो 95, तो 95 में यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। तो चलिए इस प्रोग्राम का कोडिंग देख लेते हैं। मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेता हूँ और मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। मुझे एक नंबर वैल्यू एज ए इनपुट लेनी है, नंबर वैल्यू यानी कि इंटीजर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर, क्या लेना है, मार्क लेना है, तो मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ इंटीजर मार्क। तो जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा वो उसकी मेमोरी बना देगा, तो मैं यहाँ पे मेमोरी बना लेता हूँ, ये मार्क की मेमोरी बन गई। अब मुझे क्या करना है, यूजर को एक मैसेज दिखाना है जी। यहाँ पे जो ब्लैक फॉन्ट में है वो यूजर को मैसेज है, यानी कि प्रिंट है। जो रेड फॉन्ट में है वो यूजर से इनपुट लिया है, यानी कि ये स्कैनएफ है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ मैसेज, एंटर मार्क, फिर स्कैन कर लेता हूँ। कौन सी वैल्यू स्कैन करनी है, नंबर वैल्यू, यानी कि %d। कहाँ पे स्टोर करनी है, मैं मार्क के एड्रेस पे, तो एड्रेस ऑफ मार्क। फिर मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एफ, योर मार्क इज प्रिंट एफ। कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है मुझे, नंबर वैल्यू, किसकी करनी है, मार्क की, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं मार्क। तो ये प्रोग्राम रन हो गया। जैसे ही यूजर यहाँ पे इनपुट देगा 95, तो 95 कहाँ स्टोर हो जाएगा, मार्क की मेमोरी में यहाँ पे। तो ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं, मान लीजिए कि अगर यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई और यूजर को ये प्रोग्राम 2 स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, कि यहाँ पे हम एक बार पूछेंगे एंटर योर मार्क और फिर मार्क प्रिंट करवा देंगे, फिर दूसरी बार पूछेंगे एंटर योर मार्क और फिर दूसरी बार प्रिंट करवा देंगे। तो ऐसी यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना कोड चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करना है वो हम समझ लेते हैं। तो अब हमें यूजर से 2 बार इनपुट लेना है। तो यहाँ पे मैंने यूजर को मैसेज दिखाया है, एंटर मार्क, यूजर एक इनपुट देगा, फिर मैं आउटपुट दे दूंगा, योर मार्क इज, जो भी यूजर ने इनपुट दिया हो, यहाँ पे 95। प्रोग्राम फिर से एक बार यूजर को पूछेगा एंटर योर मार्क और यूजर इनपुट देता है 85। प्रोग्राम फिर से आउटपुट दे देगा, योर मार्क इज 85। तो यहाँ पे मुझे कितने इनपुट लेने हैं, 2, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे मैं कितने वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, 2, मार्क 1, मार्क 2। तो यहाँ पे मेमोरी में 2 वेरिएबल की मेमोरी बन जाएगी, मार्क 1 की और मार्क 2 की। अब मुझे क्या करना है, मैसेज दिखाना है यूजर को, प्रिंट एफ, एंटर मार्क, फिर स्कैन। कौन सी वैल्यू स्कैन करनी है, नंबर वैल्यू, कहाँ पे स्टोर करनी है, फर्स्ट वैल्यू मार्क 1 में, फिर प्रिंट एफ, योर मार्क इज प्रिंट एफ %d। नंबर वैल्यू प्रिंट करनी है, किसकी करनी है, मार्क 1 की। फिर से मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, एंटर मार्क, फिर स्कैन कर लूंगा, इस बार मार्क 2 की मेमोरी में, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एफ, योर मार्क इज प्रिंट एफ, नंबर वैल्यू मार्क 2 की। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले यूजर को एक आउटपुट मिलेगा, मैसेज दिखेगा, एंटर मार्क, यूजर इनपुट देता है 95, वो 95 मार्क 1 के मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे 95। फिर यूजर को आउटपुट मिल जाएगा, योर मार्क इज %d, मार्क 1 की मेमोरी में जो भी वैल्यू है वो, यानी कि 95। फिर से यूजर को एक मैसेज दिखेगा, एंटर मार्क, यूजर इनपुट देता है 85, वो स्टोर हो जाएगा मार्क 2 की मेमोरी में, और फिर यूजर को आउटपुट मिल जाएगा, योर मार्क इज 85। तो ये तो हो गया 2 स्टूडेंट्स के लिए। अब मान लीजिए यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, उसको चाहिए ये 10 स्टूडेंट्स के लिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे और हर एक के लिए ऐसे 10 बार मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये रिपीट टास्क हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एरे का यूज कर सकता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में एरे मुझे कैसे काम आएगा वो समझ लेते हैं। तो एरे है क्या, एरे इज ए ग्रुप ऑफ सेम डेटा टाइप। तो ये तो होगी डेफिनेशन। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी हमने जो एक आउटपुट देखा था कि मुझे यूजर से बार बार सेम इनपुट लेना है, बार बार नंबर वैल्यू एज ए इनपुट लेनी है। तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने से अच्छा है मैं कंपाइलर को बता दूंगा कि मुझे एक साथ 10 नंबर स्टोर करने हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा, एक साथ मुझे 10 मेमोरी एलोकेट कर देगा, जहां पे मैं अपने यूजर जो इनपुट देगा वो स्टोर कर सकता हूं। तो ये कैसे होता है,
पहले एरे की सिंटेक्स क्या है वो समझ लेते हैं। तो एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है, आपको कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, मतलब कि डेटा टाइप प्लस वेरिएबल का नेम जो भी आप रखना चाहे वो, प्लस ओपन ब्रैकेट कितनी मेमोरी चाहिए, कितने आपको इनपुट स्टोर करने हैं, यानी कि नंबर ऑफ इनपुट, प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट। अब समझ लेते हैं, मुझे इंटीजर यानी कि नंबर वैल्यू स्टोर करनी है। मैं वेरिएबल का नाम रखता हूं मार्क, क्योंकि मुझे मार्क स्टोर करना है। कितने मार्क स्टोर करने हैं मुझे, 10। तो यहाँ पे मैं ओपन ब्रैकेट करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 10। तो ये हो गया एरे डिक्लेरेशन। तो जैसे ही कंपाइलर ये डिक्लेरेशन देखेगा वो एक साथ 10 मेमोरी मुझे एलोकेट कर देगा जहां पे मैं अपने यूजर का इनपुट स्टोर कर सकता हूं। तो यहाँ पे कंपाइलर ने मुझे मेमोरी तो बना के दे दी, पर अगर मुझे कंपाइलर को बोलना है कि यहाँ पे सेकंड नंबर के इंडेक्स पे मेरे यूजर का इनपुट मुझे स्टोर करना है या फोर्थ नंबर के इंडेक्स पे मुझे मेरे यूजर का इनपुट स्टोर करना है, तो मैं कैसे बता पाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इंटीजर मार्क 1 लिखता हूं तो मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में मार्क 1 की एक मेमोरी बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर मुझे यूजर का कोई इनपुट स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा, स्कैन एफ, कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, इंटीजर, यानी इसलिए %d कहां पे करनी है, मार्क 1 के एड्रेस पे। तो यहाँ पे मैं कंपाइलर को बता पाता हूं कि मुझे मार्क 1 के एड्रेस पे वैल्यू स्टोर करनी है। तो अगर कंपाइलर मुझे एक साथ 10 स्टोरेज दे देता है, 10 मेमोरी एलोकेट कर देता है, तो मुझे यहाँ पे कंपाइलर को बताना है कि ये सेकंड नंबर का जो मेमोरी है, कंपाइलर ने जैसे कि मुझे 10 मेमोरी दे दी, तो मुझे उसमें से बताना है कि ये जो सेकंड नंबर का लोकेशन है यहाँ पे जो यूजर इनपुट देता है वो स्टोर करना है। तो वो कैसे बता पाऊंगा। तो इसके लिए कंपाइलर क्या करता है, ये सभी जो 10 मेमोरी बनी है उसको सेम नाम दे देता है। इन सब का नाम है मार्क, यानी कि ये फर्स्ट मेमोरी है इसका नाम भी मार्क है, सेकंड मेमोरी है इसका भी, थर्ड का है इसका भी, फोर्थ इसका भी मार्क नाम है। तो सभी का मार्क नाम है, तो कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कि मुझे जो वैल्यू स्टोर करनी है वो इस लोकेशन पे करनी है। तो इसीलिए कंपाइलर क्या करता है, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट लोकेशन पे है तो वो उसको दे देता है मार्क ऑफ 0, यानी कि जो लोकेशन पे है -1, जो लोकेशन पे आप अभी हो उसका -1, यानी कि अगर आप फर्स्ट लोकेशन पे स्टोर करना चाहते हो तो -1, तो 1 - 1 यानी कि 0, तो मार्क ऑफ 0। तो ये जो फर्स्ट मेमोरी है उसका एड्रेस क्या हुआ, मार्क ऑफ 0। दूसरी मेमोरी में आपको कुछ वैल्यू स्टोर करनी है तो 2 - 1 यानी कि मार्क ऑफ 1। अगर थर्ड मेमोरी में स्टोर करना है तो 3 - 1 यानी कि मार्क ऑफ 2। तो कंपाइलर जो आपको 10 मेमोरी प्रोवाइड करता है उसको हर एक को इंडिविजुअली कंपाइलर ऐसे पहचानता है, मार्क ऑफ 0, मार्क ऑफ 1, मार्क ऑफ 2, और लास्ट में क्या होगा, मार्क ऑफ 9। क्योंकि हमने 10 मेमोरी बनाई है तो 0 to 9 यानी कि 10। तो जब भी आप अगर मार्क ऑफ 5 लिखते हैं, मार्क ऑफ 5, तो मेमोरी कैसी बनेगी, तो ये जो फर्स्ट लोकेशन है तो यहाँ पे मार्क ऑफ 0, ये दूसरी है मार्क ऑफ 1, ये तीसरी मार्क ऑफ 2, मार्क ऑफ 3, और ये जो लास्ट वाली है मार्क ऑफ 4। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि एरे की जो इंडेक्स होती है वो टोटल आपको जितनी मेमोरी चाहिए उसके -1 तक ही होती है, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको 5 मेमोरी चाहिए थी, तो कंपाइलर क्या करेगा, आपको 0 to 4 तक प्रोवाइड करेगा, यानी कि टोटल 5 एलोकेट करेगा, पर उसकी इंडेक्स 0 से वो स्टार्ट करता है। तो अब हम ये समझते हैं कि एरे सीक्वेंशियल मेमोरी होता है। तो ये सीक्वेंशियल क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। तो सीक्वेंशियल मेमोरी क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो अगर मुझे एक घर लेना है तो मैं क्या करूंगा, कोई एक बिल्डर के पास जाऊंगा और घर का रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा और वहां पे मैं घर ले लूंगा। मेरा कोई दोस्त है, अगर उसको घर लेना है तो वो भी क्या करेगा, कोई एक बिल्डर के पास जाएगा और वहां से अपना घर रजिस्टर करवा के ले लेगा। पर मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त दोनों मिलकर घर लेना चाहते हैं, पास पास में घर लेना चाहते हैं, तो हम बिल्डर के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे हम दोनों को ऐसा घर दो जो अगल बगल में हो, यानी कि पास पास में हो। तो ये जो होता है, यानी कि एक घर में आप रह रहे हैं, दूसरे में ये, तो पास पास में है, ये सीक्वेंस हुआ। आपका घर और आपके दोस्त का घर अगल बगल में है, पास पास में है, तो ये सीक्वेंस हुआ। अगर आप अलग अलग करके कोई बिल्डर के पास जाते हो तो क्या होगा, एक बिल्डर आपको कहीं और पे घर देगा और दूसरा बिल्डर कहीं किसी और जगह पे आपको घर दे देगा, यानी कि आप दोनों के घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत बढ़ गया, यानी कि ये घर दोनों सीक्वेंस में नहीं है। तो यहाँ पे आपने और आपके फ्रेंड ने एक ही बिल्डर से घर लिए है, तो उसने क्या किया, आपको पास पास में घर दिया, तो यहाँ पे आपका घर है वो सीक्वेंस में, क्योंकि आपका घर है, फिर आप उसके बाद आपके दोस्त का घर है, तो इससे सीक्वेंस कहते हैं। एरे सीक्वेंशियल मेमोरी है, ये क्या है तो ये समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप क्या करेंगे, इंटीजर A, B, C, D, E। डिक्लेरेशन देख के कंपाइलर क्या करेगा, मेमोरी बनाएगा। यहाँ पे A की मेमोरी, B, C, D और E की मेमोरी। तो मान लीजिए A की जो मेमोरी है, ए का जो घर है उसका एड्रेस है 2234, बी का एड्रेस है 3567, इसका है 8967 1264 1111। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने डिक्लेयर तो सभी साथ में किए थे वेरिएबल, ए बी सी डी ई साथ में वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, पर उन लोगों का जो एड्रेस है, उन वेरिएबल्स का जो एड्रेस है वो बहुत दूर दूर है, डिफरेंस है। पर अगर मैं यही वेरिएबल, अगर मैं इंटीजर ए ऑफ 5 लिखता हूँ, यानी कि मैं 5 इंटीजर वेरिएबल का एरे बनाता हूँ, तो क्या होगा, मेमोरी। तो यहाँ पे क्या होगा,
ये जो a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3 और a ऑफ 4 है, उसका एड्रेस क्या होगा? अगर इसका a ऑफ 0 का एड्रेस 1 2 2 3 है, मान लीजिए a ऑफ 0 का एड्रेस 1 2 2 3 है, तो a ऑफ 1 का एड्रेस 1 2 2 4, a ऑफ 2 का एड्रेस 1 2 2 5, a ऑफ 3 का 1 2 2 6, 1 2 2 7 ऐसे होगा। यानी कि आपको एरे क्या करेगा? आपको सीक्वेंस में मेमोरी प्रोवाइड कर देगा। यानी कि कोई एक स्टार्ट पॉइंट से वो स्टार्ट करेगा, किसी एक रैंडम एड्रेस से स्टार्ट करेगा और उसके बाद की अगर आपको जितनी भी वैल्यू चाहिए, जितनी भी मेमोरी चाहिए, यहाँ पे हमें 5 चाहिए, तो उसके बाद की कोई रैंडम एड्रेस उठा के उसके बाद 5 एड्रेस आपको दे देगा। अगर आपको 15 मेमोरी चाहिए तो कोई एक रैंडम एड्रेस उठा के वो एड्रेस को एज अ स्टार्ट पॉइंट लेके वहां से 15 मेमोरी आपको एलोकेट कर देगा। एरे क्या करता है? आपको सीक्वेंस में मेमोरी प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये सीक्वेंशियल मेमोरी है। और अगर आप इंडिविजुअल कोई अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये सीक्वेंशियल मेमोरी नहीं है, क्योंकि यहाँ रैंडम मेमोरी एलोकेट होती है, यहाँ पे सीक्वेंशियल मेमोरी एलोकेट होती है। कि अगर हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हमें उसकी एक मेमोरी बनानी पड़ेगी, उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसा कि अगर मुझे कहीं पे रहना है तो मेरा कोई एक घर होना चाहिए जहां पे मैं रह सकता हूँ। वैसे ही कंपाइलर जब वेरिएबल डिक्लेरेशन देखेगा, मान लीजिए इंटीजर a लिखता हूं मैं, तो वो क्या करेगा? मेमोरी में a के रहने के लिए एक घर बना देगा, a का एक एड्रेस बना देगा, मेमोरी में एक एड्रेस बना देगा जहां पे आप a की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे मुझे रहने के लिए घर चाहिए, वैसे ही कोई वैल्यू को स्टोर करने के लिए भी उसका घर चाहिए, जो कौन बनाता है? कंपाइलर बनाता है। तो अब मान लीजिए, तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन होता होगा कि मैं अगर इंटीजर a डिक्लेयर करता हूँ और a की मेमोरी में अगर कोई वैल्यू स्कैन करके मैं स्टोर करता हूँ, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? scanf%d एड्रेस ऑफ a। तो क्या होगा? यूजर जो भी इनपुट देगा वो यहाँ के a की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। पर यहीं में अगर मैं इंटीजर b ऑफ 5 यानी कि एरे यूज करता हूं तो क्या होगा? मेमोरी में b ऑफ 0, b ऑफ 1, b ऑफ 2, b ऑफ 3 ऐसी इंडेक्स से मुझे वैल्यू स्कैन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मुझे b ऑफ 1 में वैल्यू स्टोर करनी है तो क्या करना पड़ेगा? scanf%d b ऑफ 1। तो यहाँ पे जो यूजर इनपुट देगा वो कहाँ पे स्टोर होगा? यहाँ पे। तो जब मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ तब कंपाइलर को मुझे इंडेक्स वैल्यू क्यों बतानी पड़ती है कि मुझे यहाँ पे 1 पे स्टोर करना है, 2 पे स्टोर करना है, मैं m%b क्यों नहीं कर सकता? तो इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आपका एक बंगलो है, आपका एक घर है, इंडिविजुअल होम है, तो इस घर का कुछ नाम होगा जैसे कि शांति बंगलो। तो अगर आपको कोई पोस्ट यहाँ पे भेजना है तो आप एड्रेस में क्या लिखेंगे? शांति बंगलोज नियर XYZ बस स्टॉप, सिटी का नेम और पिन कोड। अगर आपका इंडिविजुअल घर है तो आप कोई पोस्ट भेजने के लिए या एड्रेस बताने के लिए सिर्फ घर का नाम बताना पड़ता है, यहाँ पे आपको कोई नंबर बताना नहीं पड़ता। पर अगर आप मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग में रह रहे हैं जिस बिल्डिंग का नाम है स्टार बिल्डिंग, और आपका टॉप फ्लोर पे ये वाला घर आपका है जिसका नंबर है 25। तो अगर आपको यहाँ पे किसी को अपना घर का एड्रेस बताना है तो आप क्या कहेंगे? 25 स्टार बिल्डिंग नियर XYZ बस स्टॉप, सिटी एंड पिन कोड। तो यहाँ पे आपको अपना घर का नंबर बताना पड़ता है, क्योंकि आप एक बिल्डिंग में रह रहे हो और आपका घर खुद का कोई एक इंडिविजुअल घर नहीं है, आप कोई एक बिल्डिंग में शेयरिंग में रह रहे हो। तो अगर आपको यहाँ पे किसी को अपना घर का एड्रेस बताना है, तो अगर आप फ्लैट में रहते हो और किसी को अपना घर का एड्रेस बताना है तो आपको अपने घर का नंबर बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग रहते होंगे। जैसे कि 24 में कोई और रहता होगा, 23 में, फर्स्ट फ्लोर पे 1 नंबर के घर पे कोई और रह रहा होगा, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, यहाँ पे अलग अलग घर पे अलग अलग लोग रह रहे हैं, पर बिल्डिंग का नाम सेम है, बिल्डिंग सेम है। तो इसीलिए आपको अपने घर का एड्रेस बताने के टाइम आपके घर का नंबर बताना पड़ता है, जिससे कि पोस्ट यहाँ पे आए, किसी और के घर में ना चला जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। वैसे ही जब आप इंटीजर a ऑफ 3 लिखते हैं तो कंपाइलर क्या करता है? एक बिल्डिंग बना देता है और बिल्डिंग में वैल्यू स्टोर करता है। तो यहाँ पे जैसे कोई 25 नंबर में रह रहा है तो वो भी अपने एड्रेस में क्या बताएगा? स्टार बिल्डिंग। 24 रह रहा है तो वो क्या करेगा? यहाँ पे 24 स्टार बिल्डिंग। 3 नंबर वाला है तो वो अपने घर का एड्रेस बताएगा, तो क्या बताएगा? 3 स्टार बिल्डिंग। तो यहाँ पे सभी लोग स्टार बिल्डिंग अपने एड्रेस में लिखते हैं। वैसे ही कंपाइलर एरे की मेमोरी बनाता है तो सभी मेमोरी ए से एक्सेस होती है। मान लीजिए ये ए है, वो है बिल्डिंग नेम, तो ये सभी लोग ए तो लगाते ही है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये 0 वाले इंडेक्स पे, 1 वाले इंडेक्स पे, 2 वाले इंडेक्स में कहाँ वैल्यू स्टोर करनी है? तो मुझे कंपाइलर को जब बताना होगा कि मुझे 0 नंबर पे इंडेक्स में स्टोर करनी है, तो जब हम वैल्यू स्टोर करते हैं तब हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि ये जो यूजर इनपुट दे रहा है उसे 0 इंडेक्स पे स्टोर कर, या 1 इंडेक्स पे, या 2 इंडेक्स पे। तो वो कैसे बताएंगे? वो हम ऐसे बताएंगे, a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2। यानी कि आपको बिल्डिंग के नाम के साथ घर का नंबर भी देना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं घर का नंबर फिर बिल्डिंग नेम, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, पहले बिल्डिंग नेम बताना है और फिर घर का नेम। अगर मुझे 1 इंडेक्स पे स्टोर करना है तो क्या करूंगा? बिल्डिंग नेम a और घर का नंबर 1। फिर 2 में स्टोर करना है तो क्या करूंगा? बिल्डिंग नेम a,
घर का नंबर 2। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं अगर मेरा घर का नंबर 25 है तो 25 स्टार बिल्डिंग। वैसे ही यहाँ पे मुझे अगर वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं क्या करूंगा, ए ऑफ 0 में स्टोर करनी है तो scanf %d कहाँ पे स्टोर करनी है, एड्रेस ऑफ ए वाली बिल्डिंग में, कौन से लोकेशन पे, कौन से घर के नंबर में, 0 नंबर के घर में। तो यहाँ पे जो भी यूजर इनपुट देगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यहाँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि हम जब एरे एक्सेस करते हैं, एरे यूज करते हैं, तब हमें नंबर क्यों लिखना पड़ता है ए ऑफ 0, और जब हम एरे यूज नहीं करते सिंपल इंटीजर बी लिखते हैं तो क्या होगा, बी एक बंगलो है, उसके लिए उसको घर नंबर की जरूरत नहीं है, वो जो भी इनपुट मिलेगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। 3 स्टूडेंट्स का मार्क एज इनपुट लेके उसको आउटपुट बनाने का एरे से प्रोग्राम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम आउटपुट समझ लेते हैं। यहाँ पे एंटर मार्क, यूजर ने इनपुट दिया 95, एंटर मार्क 65, एंटर मार्क 85, और मैं जो भी यूजर ने इनपुट दिया है 3 बार वो प्रिंट करवा दूंगा 95, 65, 85। तो ये प्रोग्राम कैसे बनाना है वो समझ लेते हैं। हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूं मैं, मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। मुझे कौन सी वैल्यू एज इनपुट लेनी है, नंबर वैल्यू कितनी लेनी है, 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीजर मार्क ऑफ 3। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्क ऑफ 3 यानी कि 3 मेमोरी एलोकेट करेगा कंपाइलर मुझे। तो यहाँ पे मैं मेमोरी बना लेता हूँ। तो ये जो फर्स्ट मेमोरी है वो मार्क ऑफ 0, फिर ये मार्क ऑफ 1 और ये मार्क ऑफ 2। जैसा कि मुझे मार्क ऑफ 3 यानी कि टोटल 3 मेमोरी चाहिए, तो कंपाइलर क्या करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, मार्क ऑफ 0, मार्क ऑफ 1 और मार्क ऑफ 2, ऐसे 3 मेमोरी मुझे दे देगा। तो अब मुझे क्या करना है, यूजर को आउटपुट दिखाना है, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू, और क्या करूंगा मैं, स्कैन कर लूंगा, स्कैन एफ। कौन सी वैल्यू स्कैन कर दी है, नंबर, या इसलिए %d कहां पे करनी है, मार्क ऑफ, मार्क के एड्रेस पे करनी है। कौन से मार्क के, तो पहले 0, तो पहला जो लोकेशन है वो 0। फिर से मैं आउटपुट दिखाऊंगा यूजर को, प्रिंट एफ एंटर मार्क, फिर से मैं वैल्यू स्कैन करूंगा, नंबर वैल्यू स्कैन करूंगा, इसलिए %d कहां पे करूंगा, तो यहाँ पे मार्क ऑफ 0 में मैंने स्टोर कर ली, तो अब कहां पे करूंगा, मार्क ऑफ 1 में, तो मार्क ऑफ 1। फिर प्रिंट एफ एंटर मार्क और स्कैन एफ %d, अब कहां पे, लास्ट वाले पे, यानी कि मार्क ऑफ 2 में। अब मैं क्या करूंगा, जो भी वैल्यू मैंने एज ए इनपुट ली है वो मैं प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट एफ योर मार्क इज, प्रिंट एफ %d, पहली वैल्यू कहां पे स्टोर हुई है, मार्क ऑफ 0 में, इसलिए मार्क ऑफ 0, प्रिंट एफ योर मार्क इज, दूसरी वैल्यू कहां पे स्टोर हुई है, मार्क ऑफ 1 में, इसीलिए %d मार्क ऑफ 1, प्रिंट एफ योर मार्क इज, और तीसरी वैल्यू कहां पे स्टोर हुई है, मार्क ऑफ 2 में, इसलिए %d मार्क ऑफ 2। तो अब ये प्रोग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूजर को मैसेज दिखेगा, एंटर मार्क, यूजर इनपुट देता है 95, तो 95 नंबर वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, मार्क ऑफ 0 में, इसीलिए यहाँ पे 95। फिर से यूजर को आउटपुट दिखेगा, एंटर मार्क, अब जो यूजर इनपुट देगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, मार्क ऑफ 1 में, यानी कि 65 यहाँ पे स्टोर होगा। फिर तीसरी बार यूजर को आउटपुट मैसेज दिखेगा, एंटर मार्क, अब इस बार यूजर जो भी इनपुट देता है वो कहाँ पे स्टोर होगा, मार्क ऑफ 2 में, यानी कि 85। फिर क्या होगा, योर मार्क इज, मार्क 0, इसीलिए 95 यहाँ पे प्रिंट होगा, फिर मार्क ऑफ 1 65 प्रिंट होगा, फिर मार्क ऑफ 2 85 प्रिंट होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मुझे एक ही स्टेटमेंट बार बार रिपीट करना पड़ता है, एंटर वैल्यू एंटर वैल्यू एंटर वैल्यू, स्कैन अप स्कैन अप स्कैन अप। तो ये कैसे हम रिजोल्व कर सकते हैं, और एरे का यूज करके और फॉर लूप का यूज करके ये प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले फॉर लूप कैसे वर्क करते हैं वो समझ लेते हैं। तो फॉर लूप की सिंटेक्स क्या होती है, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन, मान लीजिए मुझे कोई एक वैल्यू 5 बार प्रिंट करवानी है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 5 और i प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ हेलो। तो यहाँ पे ये जो प्रिंट लिखा है मैंने, तो वो 5 बार प्रिंट होगा हेलो। तो वो कैसे होगा वो समझ लेते हैं। तो पहले क्या होगा कि एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ है, तो इसीलिए इसकी एक मेमोरी बन जाएगी, मेमोरी, तो i की एक मेमोरी बन गई, तो वहां पे इनिशियलाइजेशन कहां से हुआ, 0 से, तो i की मेमोरी में अभी क्या स्टोर होगा, 0, तो यहाँ पे 0। फिर कंडीशन चेक करनी है, जैसे कि हम इफ एल्स कंडीशन में चेक करते हैं, तो i लेस देन 5, तो अभी i की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो क्या होगा, प्रिंट हेलो, तो यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा। फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, एक बार एग्जीक्यूशन हो गया, बाद में कंपाइलर ये इंक्रीमेंट करेगा, तो i प्लस प्लस यानी कि 1, i प्लस प्लस मतलब i इक्वल टू i प्लस 1, तो इसे आप i प्लस प्लस लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, i की वैल्यू अभी क्या थी, 0 थी, तो 0 प्लस 1, इसीलिए i इक्वल टू 1, तो इसीलिए जो 1 है, 0 प्लस 1, वो क्या कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, i की मेमोरी में। तो अब i की वैल्यू क्या है, 1, तो फिर से कंडीशन चेक करेगा, i लेस देन 5, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, तो क्या करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। फिर से इंक्रीमेंट करेगा, इस बार वैल्यू क्या है i की, 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, तो i की मेमोरी में वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 2, तो अब 2 लेस देन 5, तो कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे हेलो। अब क्या होगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे 3 इंक्रीमेंट हुआ और i की वैल्यू होगी 3, तो 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे हेलो। अब क्या होगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू अपडेट क्या हो जाएगी, 4, तो 4, यहाँ पे ये कंडीशन फिर से चेक की, 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू,
तो यहाँ पे हेलो। अब क्या होगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स। तो अब यहाँ पे ये जो एग्जीक्यूशन है, ये कोड ब्लॉक है, यहाँ से कंपाइलर बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूशन खत्म कर देगा। तो फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होती है वो आप समझ गए होंगे। पहले आपको क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करना है, फिर कंडीशन लिखनी है और फिर इंक्रीमेंट करना है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को फॉर लूप क्या है वो समझ आ गया होगा। मैं अपने सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज में भी एक फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप के वीडियो बनाऊंगा, और अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि फॉर लूप कैसे वर्क करती है। तो अब हम ये फॉर लूप का यूज करके ये प्रोग्राम कैसे रन कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे 3 इनपुट लेने हैं यूजर से, 3 नंबर वैल्यू लेनी है, तो इसीलिए यहाँ पे इंटीजर मार्क ऑफ 3। फिर मुझे क्या करना है, एंटर मार्क प्रिंट करना है। कितनी बार प्रिंट करना है, 3 बार। और कितनी बार इनपुट लेना है, 3 बार। तो ये रिपीटेटिव टास्क हुआ। जैसा कि हमने 5 बार वो हेलो प्रिंट किया था, वैसा ही ये हम फॉर लूप से कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। ये इनिशियलाइजेशन हुआ, फिर मुझे कंडीशन लिखनी है। मुझे कितनी बार लूप घुमानी है, 3 बार। तो यहाँ पे 3 और इंक्रीमेंट। फिर क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है प्रिंट एफ एंटर वैल्यू, और फिर स्कैन करना है स्कैन एफ। तो जैसे ही यहाँ पे कंपाइलर आएगा इंटीजर मार्क ऑफ 3 में, तो वो उसकी मेमोरी बना देगा जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये जो फर्स्ट मेमोरी है, मार्क ऑफ 0, मार्क ऑफ 1 और मार्क ऑफ 2। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे %d एम्परसेंड मार्क ऑफ 0 लिखूं या 1 लिखूं या 2 लिखूं, क्या लिखूं। तो यहाँ पे हमें लिखना है i। तो ये क्यों लिखना है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे मुझे i क्यों लिखना है, तो पहले हम समझ लेते हैं। पहले i की वैल्यू क्या है, तो i की एक मेमोरी बना लेते हैं। तो फॉर लूप घूमेगी तब पहले i की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पे i की वैल्यू 0। अब कंडीशन चेक कर लेते हैं, i लेस देन 3 यानी कि 0 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू। तो क्या होगा, ये मैसेज प्रिंट होगा, ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ये मैसेज प्रिंट होगा एंटर वैल्यू। तो यहाँ पे एंटर वैल्यू, फिर स्कैन होगा स्कैन एफ %d मार्क ऑफ i। तो मार्क, अभी i की वैल्यू क्या है, 0, मार्क ऑफ 0। तो अगर यूजर इनपुट देता है 95, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, एड्रेस ऑफ मार्क ऑफ i यानी कि मार्क ऑफ 0 यानी कि 95 यहाँ पे स्टोर होगा। फिर इंक्रीमेंट होता है, तो यानी कि अब i की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो क्या होगा, कंडीशन फिर से चेक होगी, 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू। तो अब क्या होगा, फिर से आउटपुट मिलेगा एंटर वैल्यू एंटर वैल्यू। अब क्या यूजर इनपुट देता है 65, तो अब उसे कहाँ स्टोर करना है, एड्रेस ऑफ मार्क ऑफ i। तो i की वैल्यू क्या है अभी 1, तो मार्क ऑफ 1, मार्क ऑफ 1 में क्या स्टोर हो जाएगा 65। अब फिर से इंक्रीमेंट होगा और i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, i की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करनी है, 2 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू। तो अब क्या होगा, फिर से ये आउटपुट मिलेगा एंटर वैल्यू एंटर वैल्यू। अब यूजर इनपुट देता है 85, कहाँ स्टोर होगा, मार्क ऑफ i। तो i की वैल्यू अभी क्या है 2। तो मार्क ऑफ 2 में क्या स्टोर हो जाएगा 85। अब क्या होगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा i++ यानी कि i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 3 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स। तो अभी आगे कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और इसके बाद का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि फॉर लूप की मदद से हम जो रिपीटेटिव टास्क करते थे, रिपीटिव बार बार एंटर मार्क प्रिंट करते थे, बार बार स्कैन करते थे, वो सिर्फ 3 या 4 लाइन का कोड हो गया। अब हम यूजर को ये वाला आउटपुट दिखा देते हैं। अब हमें क्या करना है, यूजर को मैसेज दिखाना है, योर मार्क इज, जो भी मार्क 0, मार्क 1 और मार्क 2 में है, यानी कि 3 बार रिपीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर लूप फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j++, और यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा प्रिंट एफ योर मार्क इज, प्रिंट एफ %d मार्क ऑफ j, और यहाँ पे कोड खत्म। तो अब समझ लेते हैं ये कैसे प्रिंट करेगा। तो अभी मेमोरी बना लेते हैं। तो ये j की मेमोरी है, तो j की मेमोरी कहाँ से इनिशियलाइज हुई है, 0 से। तो यहाँ पे j की मेमोरी में 0। तो क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगी, j लेस देन 3, तो j की वैल्यू अभी क्या है 0 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू। तो ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट एफ योर मार्क इज, तो यहाँ पे यूजर का आउटपुट मिलेगा योर मार्क इज, फिर नंबर वैल्यू प्रिंट करनी है %d, किसकी करनी है, मार्क ऑफ j। तो j की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे मार्क ऑफ 0, तो मार्क ऑफ 0 में क्या है 95, तो 95 प्रिंट हो गया। फिर क्या होगा, ये इंक्रीमेंट होगा j++, तो अब क्या j की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा 1, j की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे j की वैल्यू हो गई 1। तो फिर से कंडीशन चेक होगी, 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू। तो फिर से आउटपुट मिलेगा योर मार्क इज, अब मार्क ऑफ j, तो j की वैल्यू क्या है 1, तो मार्क ऑफ 1, तो मार्क ऑफ 1 में क्या है 65, तो 65 प्रिंट हो गया। अब फिर से वैल्यू इंक्रीज होगी, तो यानी कि j++, तो अब j की वैल्यू होगी 2। तो फिर से कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन 3 ट्रू। तो अब क्या होगा,
मार्क ऑफ 2 प्रिंट होगा। मार्क ऑफ 2 क्या है 85, तो 85 प्रिंट हो गया। अब J प्लस प्लस, J की वैल्यू होगी 3 लेस देन 3, तो कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पे कोड खत्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एरर का यूज क्या है। तो हमें यूजर से बहुत सारे इनपुट सेम टाइप के लेने हैं, या मान लीजिए नंबर टाइप के लेने हैं। जैसा कि हमने मार्क लिया था, तो मार्क नंबर टाइप का इनपुट है, तो बार बार हमें यूजर से सेम टाइप का इनपुट लेना है, तो हम एरे का यूज कर सकते हैं। एरे क्या है? ग्रुप ऑफ सेम डेटा टाइप, यानी कि जब एरे डिक्लेरेशन होगा तब कंपाइलर क्या करेगा, ये डेटा टाइप चेक करेगा। अगर आपको इंटीजर चाहिए तो इंटीजर कितने चाहिए वो चेक करेगा। 3 चाहिए तो क्या करेगा, वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए 3 सिक्वेंशियल मेमोरी आपको एलोकेट कर देगा, जहां पे अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को एरे का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके बाद समझेंगे पॉइंटर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो और पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।